इकाई 3 द्विवेदी युगीन हिंदी काव्य स्वरूप और विकास। प्रश्न नंबर 1, द्विवेदी युग क्या है? उत्तर, 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। 20वीं शताब्दी के आरंभ के साथ साहित्य की इस धारा के विकास के नए मार्ग खुले। इस युग को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु युग में आरंभ हुई परिस्थितियों का विकास द्विवेदी युग में हुआ। भारतेंदु युग में रचनाकारों ने जो बातें महसूस की उस पर विश्वास और दृढ़ता द्विवेदी युग में प्राप्त हुई। इस प्रकार द्विवेदी युग भारतेंदु युग के बाद प्रारंभ हुआ और ये भारतेंदु युग का ही विकसित रूप है। प्रश्न नंबर 2, द्विवेदी युग की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। उत्तर, सन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी शासन व्यवस्था दृढ़ हो गई। रेल, तार, डाक व्यवस्था, आने और जाने की सुविधा आदि सेवाओं का विकास हुआ। भारतेंदु युग के साहित्यकार इन सब विकास के कार्यों को अंग्रेजी शासन की कल्याणकारी योजनाएं समझते थे और इस कारण इन साहित्यकारों ने अंग्रेजी सरकार के प्रति भक्ति भावना दिखाई देती है। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि ये सब अंग्रेज़ों की जनता के प्रति सहानुभूति नहीं बल्कि अपनी सत्ता को मजबूत करने और जनता का शोषण करने के लिए किया गया था। जैसे जैसे भारतेंदु युग का साहित्यकार अंग्रेजी नीतियों को समझने लगा वैसे वैसे अंग्रेजी शासन के प्रति आदर, भक्ति और विश्वास समाप्त होने लगा। इनके स्थान पर राष्ट्रभक्ति, स्वतंत्रता के प्रति प्रेम, देश का उद्धार जैसी भावनाएं जन्म लेने लगीं। समय गुजरा और द्विवेदी युग का आगमन हुआ। इस युग में स्वाधीनता आंदोलन अधिक शक्तिशाली हो गया था। ये भारतीय राजनीति में नौरोजी, गोखले और तिलक का युग था। लोगों में भी पूरी चेतना अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने की थी। इस युग के साहित्यकारों ने रीतिवाद को तोड़ते हुए राष्ट्रीयता और देशभक्ति के माध्यम से मानव मुक्ति का अभियान चलाया। यही द्विवेदी युग के साहित्यकारों की सबसे बड़ी विशेषता रही। प्रश्न नंबर 3, द्विवेदी युग के नामकरण और काल निर्धारण के बारे में बताइए। उत्तर, द्विवेदी युग का प्रारंभ सन 1900 ईस्वी में, समाप्ति सन 1920 ईस्वी में हुआ। ये युग वह युग था जब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना को दिशा और दृष्टि प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस वजह से इस युग का नाम द्विवेदी युग कहलाया। हालांकि 1970 के आसपास नए ढंग की कविताएं लिखने का चलन हुआ और कुछ विद्वानों ने इसे छायावाद का नाम दिया, लेकिन छायावाद का पूरी तरह से प्रभाव 1920 के बाद देखने को मिला। यह वह समय था जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती के संपादन का भार छोड़ दिया था। प्रश्न नंबर 4, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के जीवन और कार्यों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1900 से 1920 तक साहित्यिक युग पर ऐसी छाप छोड़ी कि इस युग का नाम द्विवेदी युग कहलाया। द्विवेदी जी कवि के रूप में अपनी सीमाएं जानते थे। वे स्वयं मानते थे कि एक कवि की प्रतिभा उनमें नहीं है। उन्होंने गद्य लिखा, अनुवाद किए, हिंदी लेखकों, कवियों और चिंतकों को लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका मुख्य कार्य सरस्वती पत्रिका का संपादन था। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने इस युग के साहित्य पर अमिट छाप छोड़ी। खड़ी बोली को एक मानक रूप देना, वैज्ञानिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक हलचलों के प्रति अपने पाठकों को जागरूक करना आदि उनके मुख्य उद्देश्य थे। सरस्वती पत्रिका के द्वारा उन्होंने खुद को एक आदर्श, परिश्रमी समाजसेवक के रूप में सिद्ध किया। द्विवेदी जी के निर्देशन में खड़ी बोली में काव्य लिखने की प्रक्रिया संपन्न हुई। उनके महत्वपूर्ण कार्यों के कारण उन्हें सर्वसम्मति से युग निर्माता स्वीकार किया गया। प्रश्न नंबर 5, द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर, द्विवेदी युग का समय केवल 20 वर्षों का रहा, इसलिए इस युग के कवि
या तो भारतेंदु युग से चले आ रहे थे या फिर इस युग के बाद भी सक्रिय रहे। इस युग के प्रमुख कवियों का परिचय इस प्रकार है। पहला, मैथिली शरण गुप्त। इनका जन्म 1886 और मृत्यु 1964 में हुई। ये द्विवेदी युग के शीर्षस्थ कवि थे। उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के आशीर्वाद से काव्य के क्षेत्र में कदम रखा और उनके प्रोत्साहन से ही कविताएं लिखीं। धीरे धीरे मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग की काव्य मर्यादाओं से ऊपर उठे और इस युग के बाद आने वाले युग छायावाद की कड़ी बने। उनकी प्रथम कविता हेमंत 1905 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। 60 वर्ष के लंबे समय तक उन्होंने 40 मौलिक, 6 अनुदित ग्रंथों की रचना की और अन्य कविताएं भी लिखीं। नंबर 2, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका जन्म 1865 में हुआ और इनकी मृत्यु 1947 में हुई। ये द्विवेदी युग के दूसरे महत्वपूर्ण कवि थे। अयोध्या सिंह कृष्ण के व्यक्तित्व के गायक थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में राधा को देश सेविका बनाया। उन्होंने कृष्ण की महिमा, उनका सौंदर्य, गोपियों की विरह वेदना मुक्तक शैली में प्रस्तुत की। उनका सबसे महत्वपूर्ण काव्य प्रिय प्रवास 1914 में प्रकाशित हुआ। इस महाकाव्य के नायक श्री कृष्ण हैं। नंबर 3, राम नरेश त्रिपाठी। ये द्विवेदी युग के स्वच्छंदवादी धारा के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने ब्रज भाषा में काव्य रचना की शुरुआत की। त्रिपाठी जी का पहला काव्य ग्रंथ था मिलन, जो 1917 में प्रकाशित हुआ। खड़ी बोली में लिखी गई उनकी पहली रचना थी जन्मभूमि भारत। 1920 में प्रकाशित उनका प्रबंध काव्य पथिक ने त्रिपाठी जी की कीर्ति को और व्यापक बना दिया। देश प्रेमी होने के साथ वे एक प्रकृति प्रेमी भी थे। नंबर 4, सियाराम शरण गुप्त। इन्होंने निबंधकार, उपन्यासकार और कवि के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की। हालांकि उन्होंने कविताएं कम ही लिखीं, लेकिन उन कुछ कविताओं के माध्यम से उन्होंने अपनी संवेदनशीलता को बखूबी प्रकट किया। मौर्य विजय तथा उन्मुक्त उनका प्रसिद्ध काव्य है। प्रश्न नंबर 6, द्विवेदी युग के काव्य की साहित्यिक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, पहली प्रवृत्ति है काव्य विषयों की व्यापकता। द्विवेदी जी काव्य को एक सीमित दायरे से आगे बढ़कर जीवन के विविध रूपों और विषयों से जोड़ना चाहते थे। इस युग में कविता गिने चुने विषयों से छूटकर मानव जीवन की लगभग सभी समस्याओं को छूने लगी। इस युग के कवियों ने एकांतिक प्रेम की धारा से निकलकर गृहस्थ जीवन के बारे में भी रचनाएं लिखीं। नारी के प्रति भोगवादी दृष्टि छोड़कर उसे प्रेरणा शक्ति का रूप दिया। दूसरी प्रवृत्ति है राष्ट्रीयता और देशभक्ति। द्विवेदी युग की कविता का केंद्रीय भाव राष्ट्रीयता है। ये राष्ट्रीयता अनेक रूपों में देखी जा सकती है। अंग्रेजी सरकार का विरोध प्रत्यक्ष रूप से तो कविताओं में नहीं किया जा सकता था, लेकिन ये विरोध परोक्ष रूप से किया गया। पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक और काल्पनिक रचनाओं में ऐसे प्रसंगों का चित्रण किया गया जिसे पढ़कर पाठक समाज, देश, स्वतंत्रता और वीरता के बारे में सोचने पर मजबूर हों। तीसरी प्रवृत्ति है उपेक्षित और जन सामान्य के प्रति सहानुभूति। इस युग की रचनाओं में दलितों, पीड़ितों, उपेक्षितों और शोषितों के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई। हजारों वर्षों से पुरुषों की गुलामी से पीड़ित, शोषण की शिकार, अपमान और दमन झेलने वाली नारी के प्रति मानवीय दृष्टि इसी युग में देखने को मिली। पीड़ित और उपेक्षित लोगों का शोषण करने वाले लोगों के प्रति घृणा, क्षोभ, तिरस्कार और क्रोध प्रकट किया गया। चौथी प्रवृत्ति है प्रकृति का स्थान। इस युग में प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण में नयापन देखने को मिला। इस युग में प्रकृति को विशिष्ट भौगोलिक सीमाओं में देखने की प्रवृत्ति सामने आई। कवियों ने किसी न किसी
प्रदेश, स्थान या दृश्य पर कविता लिखी। श्रीधर पाठक ने कश्मीर सौंदर्य पर, कश्मीर सुषमा और राम नरेश त्रिपाठी ने दक्षिण यात्रा से प्रेरित पथिक लिखी। प्रश्न नंबर 7, द्विवेदी युगीन काव्य की सीमाएं क्या थीं? उत्तर, व्याकरण शुद्धि, भाषा में संस्कृत की अधिकता के कारण द्विवेदी युगीन काव्य में आवश्यक स्वतंत्रता और प्रयोगशीलता का अभाव दिखाई देता है। कई स्थानों पर गद्य और काव्य के बीच का अंतर भी मिटता दिखाई देता है। काव्य की सूक्ष्मता के कारण और जाने अनजाने लादे गए नैतिक बंधनों के कारण कविता प्रभावकारी रूप से प्रकट न हो सकी।